Hello Wangshan lovers, welcome back to my channel. So today I'm going to share the part 3 of Lonely Bridge Wangshan fanfiction. लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस फैनफिक्शन में काफ़ी सारे किसिंग सीन्स हैं, तो आप सब ने ही ऑलमोस्ट कहा था कि आप सारे सीन्स को शेयर करिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत है यार। 58.6% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। क्यों नहीं करते? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वेइंग और वांगजी जब बहुत क्लोज आ गए थे तो अचानक से वेइंग की तबीयत खराब हो गई थी और वांगजी उसके पास आंट येने को बुला कर लाया था। और वांगजी आंट येने से कन्फेस कर देता है कि वो वेइंग से प्यार करता है। आंट येने वांगजी की तरफ बढ़ती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और उससे कहती हैं, मास्टर लैन, आशियन चाहता है कि आप हमेशा उसके साथ रहें। आज तक वो जिससे भी प्यार करता आया है या जिसकी भी परवाह करता आया है, सब उससे दूर हो गए। आशियन के साथ ऐसा तभी होने लगा था जब वो एक बच्चा था, लेकिन लेडी आनली हमेशा उसका ख्याल रखती थी। लेडी आनली के साथ वो बहुत सेफ फील करता था और धीरे धीरे उसे पैनिक अटैक्स आने कम हो गए। लेकिन किसे पता था कि एक बार फिर किस्मत आशियन के साथ धोखा करेगी। मास्टर लैन, आशियन को आपकी ज़रूरत है। वो चाहता है कि आप हमेशा उसका ख्याल रखें। आपको धीरे धीरे उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि आप उसी के साथ हैं और आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। उसका दिल बहुत कमज़ोर है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको हर स्टेप धीरे धीरे ही लेना होगा। वांगजी समझ जाता है कि आंट येने क्या कहना चाहती है। वांगजी सोचने लगता है, आज से मुझे खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक लेडी से ये सब के बारे में तो नहीं पूछ सकता। क्या मुझे ब्रदर से पूछना चाहिए? लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं। वांट येने वांगजी से कहती हैं, हांग गुनजुन, आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आशियन को होश आ जाए तो उसे ये सूप पिला देना। ऐसा कहकर आंट येने वहाँ से चली जाती है। आंट के जाने के बाद वांगजी वेइंग को अपनी गोद में लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वेइंग कोई जवाब नहीं देता तो वांगजी उसके स्वेट को एक वेट क्लॉथ से साफ करने लगता है। धीरे धीरे वेइंग अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को अपने सामने देखता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा, तुम यहीं हो? मुझे लगा तुम चले गए। वांगजी उससे कहता है, मैं यहीं हूँ वेइंग, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वांगजी सॉफ्टली वेइंग के लिप्स पर किस करता है। वांगजी को आंट येने की बात याद आती है और वो तुरंत वेइंग से अलग होने ही वाला होता है, लेकिन वेइंग उसे कस के पकड़ लेता है। वेइंग वांगजी को फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उससे कहता है, वेइंग, तुम्हें अभी चेंज कर लेना चाहिए और सूप पी लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हें मुझे अपना घर भी तो दिखाना है। वेइंग उसे छेड़ते हुए कहता है, अच्छा लंजा, मैं समझ गया। तुम युनमक की वो सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखना चाहते हो जिनके बारे में मैंने तुमसे क्लाउड असिस में मेंशन किया था, है ना? वांगजी उसे घूरते हुए देखने लगता है और सोचता है, मुझे इस इडियट से ही क्यों प्यार हुआ। इधर लैनलिंग क्लैन में जेंगचाओ जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम कोई बच्चे हो क्या? तुम्हें अफसोस होता है कि तुमने उस वेइंग को स्टैप किया? वो क्या सोचकर लैनलिंग क्लैन में आया था? उसने जो कुछ भी अपनी पास्ट लाइफ में किया, उसे क्या लगा था लोग उसका स्वागत करेंगे? जिनलिंग रोते हुए कहता है, अंकल, उन्होंने मुझे कई बार बचाया है। उन्होंने मुझे दफन माउंटेन पर उस डांसिंग स्टैचू से बचाया था। मुझे नी टॉम में दफन कर दिया गया था और मेरे पैर पर कर्स मार्क था। उन्होंने वहाँ भी मुझे बचाया और जब मैं होश में आया तो मेरे पैर से वो कर्स मार्क गायब था। और तो और उन्होंने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की ये सिटी में जान बचाई। मैं सोचने लगा था कि वो अच्छे इंसान हैं, हम दोस्त बन सकते हैं। जंगछा उससे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा था तो तुम बिल्कुल गलत हो। वे वुशियन को किसी का दोस्त बनना आता ही नहीं। तभी जंगछा के दरवाजे पर नॉक होता है और वो लड़का चू उसके पास आता है और उसे वो लेटर देता है जो आंट येने ने उसे देने के लिए कहा था। जंगछा उस लेटर को रीड करता है और उसमें एक रिप्लाई लिखकर चू को वापस दे देता है और उससे कहता है कि ये लेटर ले जाकर सीधे आंट येने को ही देना। जिन गोंगवायो, लैन चचैन और जंगछा आपस में मिलते हैं। जिन गोंगवायो लैन चचैन से कहता है, ब्रदर, आप जानते ही हैं कि लांग वांगजी ने किस तरह यिलिंग पैट्रियार्क का साथ दिया है और उसके साथ भाग गया है। लेकिन मुझे पता है लांग वांगजी ऐसा कभी नहीं कर सकता। यिलिंग पैट्रियार्क ने ही उसके दिमाग पर कोई काला जादू कर दिया होगा।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे क्लाउड ड्रेसेस को अच्छे से सर्च करने की परमिशन दे दें। लैन चैन कहता है, मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मैंग्याओ मान जाता है। अब जंगशा कहता है, अगर आप दोनों की बात हो गई हो तो मैं आप लोगों को यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में कुछ खबर देना चाहता हूँ। इधर लोटस कोव में वेइंग के रूप में बीच में एक बाथटब रखा हुआ था और वांगजी और वेइंग ऑकवर्ड तरीके से उस बाथटब को ही देखे जा रहे थे। वेइंग कहता है, लंजा पहले तुम नहा लो, उसके बाद मैं नहा लूंगा। लेकिन वांगजी उससे कहता है, नहीं, हम दोनों साथ में नहाएंगे। तुम्हारे स्टमक पर जो चोट है वो तुम्हें पानी की वजह से इरिटेट कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मैं तुरंत उस पर प्रोटेक्शन चार्म लगा दूंगा। ऐसा कहकर वांगजी अपने कपड़े निकालकर बाथटब में आ जाता है। वेइंग भी अपने कपड़े निकालता है और बाथटब में जाने लगता है। वांगजी उसके स्टमक पर प्रोटेक्शन चार्म लगा देता है जिससे उसे इरिटेशन फील ना हो। जब दोनों बाथटब में होते हैं तो वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें याद है क्लाउड रेसेस में जब तुम्हें मेरी वजह से पनिशमेंट मिली थी और हम दोनों कोल्ड स्प्रिंग में आए थे? वो भी क्या दिन थे ना। मैं, जंगशा, ने होसैंग, हम तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे और बहुत मज़े किया करते थे। वांगजी उससे कहता है, चुप रहो। वेइंग कहता है, क्यों लंजा, और उसके फेस पर वाटर स्प्लैश करता है। वेइंग बार बार उसके फेस पर वाटर स्प्लैश करने लगता है। वांगजी उसे रोकने के लिए कहता है। तीसरी बार जब वेइंग ऐसा करने वाला होता है तो वांगजी उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम सच में बहुत बोरिंग हो, इसलिए हमेशा जंगशा और निया होसैंग तुम्हें गलत समझते थे। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में। इससे पहले कि वेइंग कुछ कहता, वांगजी अपना हाथ वेइंग के मुंह पर रख लेता है और उससे कहता है, उन दोनों के बारे में कोई बात मत करो। अब वेइंग का एक हाथ फ्री हो जाता है जिसे वो वांगजी के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, क्यों लंजा, मैं उनके बारे में क्यों बात ना करूं? वांगजी उससे कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। वेइंग उसके बहुत क्लोज आने लगता है और उससे कहता है, क्यों नहीं पसंद, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वांगजी अपना सिर हिला देता है। तो वेइंग उससे कहता है, और अगर मैं उनके बारे में बात करना बंद ना करूं तो तुम क्या करोगे? ऐसा कहकर वो अपना हाथ वांगजी के चेस्ट पर जहां ब्रांड मार्क बना हुआ था वहां ले जाता है और उसकी चेस्ट पर किस करता है। अब वेइंग धीरे धीरे अपने फिंगर्स को वांगजी के लिप्स पर फिराने लगता है। वांगजी सोचता है, अगर वेइंग कुछ समय और ऐसे ही करता रहा तो वांगजी अपना कंट्रोल खो देगा। उसे आंट येने की बात याद आती है। वो वेइंग को खुद से अलग करता है। वांगजी अपना मुंह मोड़ लेता है और वेइंग से कहता है, वेइंग प्लीज बिहेव योरसेल्फ। इधर मैंग्याओ जंगशा से पूछता है, क्लान लीडर जांग, क्या आप जानते हैं यीलिंग पैट्रियार्क कहाँ है? जंगशा कहता है, आपने कहा कि आप यीलिंग पैट्रियार्क और हंगुन चुन को ढूंढने के लिए क्लाउड रेसेस को सर्च करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोटस कोव को सर्च नहीं करना चाहेंगे? लोटस कोव वेइंग का घर है, तो जहाँ तक है वो वहीं जाएगा। मैंग्याओ कहता है, यीलिंग पैट्रियार्क के साथ हंगुन चुन है और हंगुन चुन उसे क्लाउड रेसेस ही लेकर जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आप यीलिंग पैट्रियार्क से बहुत नफरत करते हैं, तो फिर वो युनमक जाने की हिम्मत क्यों करेगा? जंगशा कहता है, इसका मतलब आप अपने लोगों को युनमक नहीं भेजना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कुछ समय और लैनलिंग क्लैन में रुकना चाहूँगा। जिनलिंग इमोशनली बहुत वीक फील कर रहा है, तो मैं कुछ समय और उसके साथ रहना चाहता हूँ। इधर वांगजी बाथटब से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेइंग उसे बैक से हक कर लेता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा प्लीज मत जाओ। ऐसा कहकर वेइंग उसके बैक पर किस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ईयर पर बाइट करता है और अपना हाथ उसके चेस्ट पर ले जाता है और ब्रांड मार्क पर हाथ रखते हुए कहता है, लंजा मुझे पता है ये मार्क मेरी वजह से ही है। अब वांगजी अपना कंट्रोल खो देता है। वो फोर्सफुली अपना हाथ बाथटब पर मारता है जिससे बाथटब टूट जाता है और पूरे रूम में पानी फैल जाता है। वेइंग अचानक से होश में आता है और उससे कहता है, लंजा ये तुमने क्या किया? वांगजी तुरंत बाथटब से उठता है और अपनी बॉडी को एक रोप से कवर कर लेता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम इतनी जल्दी कपड़े क्यों पहन रहे हो? मैं इतनी जल्दी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वेइंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वांगजी एक रोप उसकी तरफ फेंकता है और उससे कहता है, प्लीज़ वेइंग कपड़े पहन लो। वेइंग डिसअपॉइंटेड वे में उसे देखने लगता है और उससे पूछता है, क्या हुआ लंजा? वांगजी उससे कहता है, तुम्हें आन चेने से मिलने जाना चाहिए, वो शायद तुमसे बात करना चाहती हैं। वेइंग अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? लंजा इतना एंग्री क्यों साउंड कर रहा है? वेइंग कन्फ्यूजन में बाहर आता है और सोचने लगता है, मैं श्योर हूँ कि लंजा मुझे पसंद करता है। हालांकि उसने मुझसे कभी कहा नहीं है, लेकिन कहा तो मैंने भी उससे कभी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ।
वेइंग बाहर जाता है तो एक 15 से 16 साल के लड़के को खड़ा हुआ देखता है। वो वेइंग को देखकर कहने लगता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वेइंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं एक मैन हूँ, एक गुड लुकिंग मैन। अब वो लड़का अपनी तलवार निकालता है और कहता है, जल्दी से बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वेइंग कहता है, जैंग क्लैन अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं। अब वो लड़का वेइंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बीचेन आकर उसके अटैक को रोकती है और वांगजी वहां आ जाता है। वो लड़का वांगजी को देखता है और उससे कहता है, मास्टर आप वही होंगे जिनके बारे में आंट येने ने बताया था। आप दोनों नी क्लैन से आए हुए कल्टीवेटर्स हैं ना? आपका लोटस कोव में स्वागत है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वांगजी कहता है, नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा तुमने अपना फोरहेड रिबन भी नहीं पहना हुआ है, फिर भी वो पहचान गया कि तुम एक कल्टीवेटर हो और मुझे पहचानने से वो इनकार कर रहा था। वांगजी कहता है, वेइंग तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो नहीं पहचान पाया कि तुम कल्टीवेटर हो। वेइंग थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, हाँ लंजा तुमने सही कहा, कल्टीवेटर्स हमेशा अपने हाथ में स्वॉर्ड रखते हैं, लेकिन मेरे हाथ में स्वॉर्ड का कोई काम नहीं। अब तो मैं एक साधारण आदमी बन चुका हूँ। वांगजी कहता है, नहीं वेइंग तुम हमेशा स्पेशल हो। मैंने तुमसे कहा ना खुद को साधारण कहना बंद करो। ना तुम खुद को कभी साधारण कहोगे ना किसी और को कहने दोगे। ये सुनकर वेइंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांगजी उसकी आंखों को किस करता है। अब वांगजी उसको लिप्स पर किस करता है। जब दोनों की टंग्स आपस में मिलती हैं तो वांगजी फिर उससे अलग होने लगता है। वेइंग उसे दूर नहीं जाने देता तो वांगजी उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है। वेइंग को भी याद आता है कि वो दोनों अपने रूम से बाहर हैं और वो वांगजी से कहता है, लंजा तुम मुझे खुद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो? वांगजी कहता है, यहाँ कोई भी नहीं है। अब दोनों आगे जाते हैं तो वेइंग आंट येने से मिलता है। आंट येने वेइंग से पूछती हैं, मास्टर वे आप कह रहे थे कि आप लोटस को घूमना चाहते हैं, क्या उसका कोई रीज़न है? वेइंग कहता है, आंट मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ उसका ऑनेस्टली मुझे जवाब दीजिएगा। इधर जिनलिंग के रूम में जिनलिंग जिंगशा से कहता है, अंकल मुझे लगा आप लैनलिंग क्लैन छोड़कर अब तक चले गए होंगे, अचानक आपने अपना माइंड क्यों बदल दिया? जिंगशा उससे कहता है, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। कहीं ना कहीं जिंगशा को भी लगने लगा था कि वेविशियन ने लैनलिंग क्लैन में जो भी कुछ किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करना चाहता था। जिंगशा सोचता है, अब मैं इस बात पर तो श्योर हूँ कि मेंग्याओ अपने लोगों को लोटस कोव वेइंग को सर्च करने के लिए नहीं भेजेगा। अब मुझे अपना नेक्स्ट प्लान सोचना होगा। इधर वेइंग आंट येने से पूछता है, आंट कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि लोटस कोव में 2 भाई बहनों की मौत हुई थी। वेइंग उसे वो सारी बात बता देता है जो उस दाई माँ ने वेइंग को बताई थी। आंट येने कहती है, तुमने जो सुना है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कुछ बातें इसमें क्लियर नहीं हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो लड़की अपने भाई से मिलने लोटस कोव आई थी। हमने तुम्हारे रूम के पास वाले रूम में उसे ठहरने दिया था। अगले दिन वो दोनों मार्केट गए थे। वापस आकर दोनों काफ़ी खुश दिख रहे थे। वो लड़की अपने रूम में चली गई और वो लड़का अपने क्वार्टर्स में चला गया। लेकिन अगली सुबह देखा कि वो लड़की अपने रूम में बेड पर मरी हुई पड़ी थी और उसके साथ रेप भी हुआ था। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था कि उसी के पास वहाँ उसका भाई भी मरा पड़ा था जिसकी गर्दन पर तलवार का निशान था। सारे सबूत यही बता रहे थे कि शायद उसके भाई ने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया होगा। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा ये तो वैसा ही है जैसा मुझे शक हो रहा था। अब वेइंग आंट येने से कहता है, आंट मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी को भी लोटस कोव के ईस्टर्न एरिया में ना जाने दें। लंजा हम दोनों को तैयार रहना होगा। अब वेइंग और वांगजी वेइंग के रूम की तरफ जाने लगते हैं और वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा मैंने तुमसे कहा था ना ये ड्रीम डेमन बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोटस कोव की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गए। और तुम्हें याद है जिस दाई माँ के घर हम ठहरे हुए थे वहाँ पर कुछ पॉपेट्स का भी हमला हुआ था। मुझे लगता है इन दोनों बातों में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। इस तरीके के डेमोन को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट कर सकती है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरी वजह से तो नहीं है। वांगजी उससे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों घटनाएं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। वेइंग कहता है, हाँ इस बार ये मैं नहीं हूँ। लंजा क्यों ना हम तुम्हारी स्पिरिट कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। वांगजी अपना जिदर प्ले करता है और स्पिरिट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। दोनों को पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिट्स थीं जो ड्रीम डेमोन के कंट्रोल में थीं।
विंग और वांग जी क्लिनजिंग म्यूजिक बजाने का सोचते हैं। अब विंग जैसे ही अपने रूम में आता है तो वो देखता है जो भी पानी सुबह उन्होंने फैला दिया था वो सब कुछ क्लीन हो चुका था। विंग वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे लगता है हमारे रूम को किसी ने लूट लिया है। वांग जी उससे कहता है, विंग, तुम्हारे पास आने से पहले मैं ही रूम को साफ करके गया था। विंग हंसने लगता है और कहता है, अच्छा वो तुम थे। वांग जी फिर यही सोचता है, मुझे इस इडियट से ही प्यार होना था। अब विंग वांग जी से कहता है, लंजा, वैसे मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। मॉर्निंग में तुम मुझसे बहुत रूड थे। मैं बस तुम्हारे करीब ही तो आना चाहता था। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था, तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया उसके लिए। लेकिन तुमने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। लंजा जब कोई जवाब नहीं देता तो विंग उससे कहता है, लंजा, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो। क्या तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो? अब विंग उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं अच्छा लगता जब मैं तुम्हें टच करता हूँ? वांग जी सोचने लगता है, विंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे टच करते हो। मेरे और नज़दीक मत आओ वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वांग जी विंग से कहता है, विंग, अभी हमें क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करना है, प्लीज़ उस पर ध्यान दो। विंग समझ जाता है कि वांग जी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अब विंग उसकी शर्ट खोलने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? लेकिन वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर ही करता रहता है। अब विंग को गुस्सा आता है, वो उठता है, वहाँ से जाने लगता है और गिरने का नाटक करता है। लेकिन विंग जैसे ही गिरने वाला होता है वांग जी उसे संभाल लेता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है, लंजा, मुझे पता था तुम मुझे नहीं गिरने दोगे। वांग जी अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेकर आता है। जैसे ही वांग जी उससे अलग होने वाला होता है विंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे नहीं जाने देता। वांग जी उससे कहता है, विंग, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन विंग उसकी नेक को कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, लन अर्गाका, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ मुझे खुद को टच करने दो। लेकिन वांग जी कैसे भी अपनी पूरी एनर्जी लगा के विंग का हाथ खुद से अलग कर देता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। विंग कुछ समय वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है। वो बेड से उठता है, अपने हाथ में फ्लूट लेता है और आगे बढ़ जाता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग बहुत नाराज़ है और उसे अंदर ही अंदर हर्ट होने लगता है। अब वांग जी अपना जिदर लेकर बैठ जाता है। विंग उससे कहता है, लंजा, तुम क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करो। जब ड्रीम डेमोन अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी फ्लूट प्ले करूंगा। वांग जी अपना हेडबैंड निकालकर विंग को देता है और उससे कहता है, इसे अपनी रिस्ट पर बांध लो। लेकिन विंग उससे साफ मना कर देता है। वांग जी उससे कहता है, तुमने खुद कहा कि ड्रीम डेमोन अटैक कर सकता है, प्लीज़ इसे अपनी रिस्ट पर बांध लो। अब विंग उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, लान वांग जी, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है, इसे खुद ही रखो। अब वांग जी समझ जाता है कि विंग क्यों ऐसे कर रहा है। वांग जी विंग के पास जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। विंग अपने हाथ हटाने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी टाइटली उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, ये फोरहेड रिबन भी तुम्हारा है। प्लीज़ मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। विंग कहता है, प्रॉमिस? वांग जी कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग कहता है, अपना प्रॉमिस याद रखना हम गुंजन। अब विंग वांग जी से कहता है, लंचा, फोरहेड रिबन से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम दोनों को ही म्यूज़िक प्ले करना है, तो हम दोनों इसे अपने हाथ पर कैसे बांध पाएंगे? वांग जी कहता है, तो फिर इसका और कोई सोल्यूशन है? विंग कहता है, हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज बैठें तो हम दोनों के हैंड्स भी एक दूसरे के क्लोज होंगे और हम म्यूज़िक प्ले कर पाएंगे। वांग जी कहता है, विंग, हम ऑलरेडी इतना क्लोज हैं। विंग जाकर वांग जी के लैप में बैठ जाता है। वांग जी कहता है, विंग, ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, लंजा, इस तरीके से हम दोनों ही फ्रीली म्यूजिक प्ले कर पाएंगे। वांग जी और विंग दोनों क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करना शुरू करते हैं। रूम में ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है और विंडो खुल जाती हैं। वांग जी कहता है, ये वर्क कर रहा है। कुछ समय बाद हवाएं चलना बंद हो जाती हैं। विंग कहता है, शायद यहाँ जितनी भी स्पिरिट्स उस डेमोन के कंट्रोल में थीं वो फ्री हो चुकी हैं, अब बस वो डेमोन रह गया है। वांग जी कहता है, विंग, क्लेंजिंग रिचुअल हो चुकी है, अब तुम मेरे ऊपर से उठ सकते हो। विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, और वांग जी को हक करके बैठ जाता है। विंग अपने दोनों लेग्स को वांग जी के कमर के अराउंड रैप करते हुए बैठ जाता है और अपने हाथों को उसके नेक पर ले जाता है।
अब वियिंग उसे लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी फिर उससे पूछने लगता है, वियिंग तुम क्या कर रहे हो। वियिंग उससे कहता है, लंजा आज तुम्हें मेरा जवाब देना ही होगा, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर देते हो। वियिंग का हाथ स्लोली स्लोली वांग जी के चेस्ट पर होते हुए सीधे उसके ट्राउजर बेल्ट पर जाता है। वियिंग उसे कहता है, लंजा तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। वांग जी उसे सच नहीं बता पाता तो वो उसे झूठ बोल देता है। वांग जी उसे कहता है, वियिंग मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग उससे पूछता है, हंगुंजुन क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस मुझ पर तरस खाते हो इसलिए मेरे साथ हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम एक आदमी से प्यार कर पाओगे और अपना जीवन उसके साथ बिता पाओगे। क्या तुम एक कट स्लीव बन पाओगे। वांगजी उसके हर क्वेश्चन का आंसर हाँ में कर देता है। अब विंग उससे पूछता है, लंजा जब तुमने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं तो तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हें एक मैन के साथ फिजिकल होना अच्छा लगेगा। वांगजी उससे कहता है, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है वियिंग, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे बस कुछ समय की जरूरत है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। वियिंग कहता है, लंजा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने पहले कभी कुछ किया नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अगर मैं शुरुआत करूँ तो क्या तुम मुझे करने दोगे। अगर तुम्हें अजीब लगे तो तुम मुझे रोक सकते हो। वांगजी सोचने लगता है, अगर वो शुरुआत करता है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, और वापस उसे वो पैनिक अटैक्स तो नहीं आएंगे। ऐसा सोचकर वांगजी अपना सिर हिला देता है। वियिंग वांगजी और अपने हाथों से वो फोरहेड रिबन हटाता है और वांगजी के गालों को किस करता है। अब वियिंग वांगजी के लैब से उठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। वांगजी उससे पूछता है, वियिंग हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वियिंग कहता है, लंजा ये एक सरप्राइज है। वियिंग अपनी फिंगर पर कट करता है जिससे ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड से हवा में एक सिंबल ड्रॉ करता है और उसे रूम की तरफ पुश करता है। वियिंग के फिंगर पर ब्लड देखकर वांगजी गुस्से में उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरा ब्लड भी यूज कर सकते थे। वियिंग उसका कोई जवाब नहीं देता। वियिंग वांगजी का हाथ पकड़ते हुए उसे एक स्मॉल गार्डन में ले आता है जहाँ पर काफी सारे पिंक रोजेस थे। वियिंग वांगजी को बताता है, मैंने रूम पर एक मैजिक किया है जिससे डेमोन को पकड़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं रूम में सोल ट्रैपिंग मैजिक करने वाला हूँ जो मैंने क्लाउड प्रोसेस में ही सीखा था। इससे पहले कि वियिंग कुछ और कहता, वांगजी साफ उसे मना कर देता है। वांगजी उससे कहता है, सोल ट्रैपिंग मैजिक डेंजरस है वियिंग, मैं तुम्हें किसी भी हाल में वो नहीं करने दूंगा। वियिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, लंचा पहले प्लीज मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने रूम में जो मैजिक किया है उससे वो ड्रीम डेमोन वहाँ अट्रैक्ट होगा। हम उससे कम्युनिकेट करेंगे, सिर्फ वही हमें बता सकता है कि वो यहाँ क्यों आया है। रात के समय इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो रात को जब हम अपने रूम में जाएंगे तो मैं उस डेमोन को अपनी बॉडी में एंटर करने दूंगा। फिर तुम मुझे अपनी किलर स्ट्रिंग से बांध देना और इंक्वायरी प्ले करना। वियिंग वांगजी से कहता है, लंचा क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। वांगजी सिर्फ एक ही बात कहता रहता है, मैं ये नहीं होने दे सकता, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। वियिंग वांगजी को गले लगाता है और उससे कहता है, लंजा मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, हम सारे प्रिकॉशंस लेंगे, मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा। दूसरी तरफ जंगछा जेवुजुन को बता देता है कि वियिंग और वांगजी सेफ हैं और युनमग में हैं। जेवुजुन पूछता है कि आपने उन दोनों के बारे में मेंग्याओ को क्यों नहीं बताया। जंगछा कहता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपका न्यायप्रिय भाई वे वुशन का साथ क्यों दे रहा है और आप भी उन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। जेवुजुन जंगछा को सब बता देता है कि कैसे वियिंग और वांगजी एक तलवार के बारे में पता लगाने निकले थे तो उन्हें नी मिंगजे की बॉडी मिली और जिसका पूरा शक मेंग्याओ की तरफ जाता है। इधर गार्डन में वियिंग और वांगजी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। वांगजी वियिंग से कहता है, वियिंग कम से कम तुम एक दिन का तो इंतज़ार कर सकते हो ना, मैं इस बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम इस रिचुअल को करेंगे। वियिंग कहता है, तुम क्या पता लगाना चाहते हो लंजा। वांगजी कहता है, वियिंग तुमने ही कहा था ना कि हो सकता है ड्रीम डेमोन का उन पपेट से कुछ कनेक्शन हो सकता है जो हमने उस दाइमा के घर में देखे थे, तो मैं सोचता हूँ हमें एक और बार वहाँ चलना चाहिए, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। वियिंग कहता है, शायद तुम ठीक हो, हम वहाँ चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। वियिंग वांगजी का हाथ पकड़ते हुए उसे आन चेने के पास ले जाता है और उनसे एंसेस्ट्रल हॉल जाने की परमिशन मांगता है। आन चेने उसे परमिशन दे देती हैं। अब वियिंग युनमग के एंसेस्ट्रल हॉल जाता है। वियिंग वांगजी से भी अपने पास बैठने के लिए कहता है।
विंग अपने रोब से हेडबैंड निकालता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, अंकल, आंटी, शिजिए, मैं आप लोगों को हंगुंजन से मिलवाना चाहता था। अब विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, हंगुंजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मेरा दिल तो ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, अब मेरे पास बस ये कमज़ोर बॉडी ही है। मैं शायद तुम पर बर्डन भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं और कुछ तुम्हें ऑफर नहीं कर सकता लंजा। मेरी आत्मा तक रिसेंटफुल एनर्जी से दूषित हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरे बिना तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हारी रेपुटेशन भी होगी। अगर आज तुम मुझे छोड़ने का सोचते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो क्या फिर भी तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो? वांगजी विंग के हाथ से वो हेडबैंड लेता है, उसकी रिस्ट पर बांधता है और उसके अंकल, आंटी और शिजे की कब्र के सामने झुकते हुए कहता है, मैं लांग वांगजी प्रॉमिस करता हूँ कि आज से विंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। आज से मैं सिर्फ उसका हूँ और मैं उसका ज़िंदगी भर साथ दूंगा। मैं तभी उसका साथ छोड़ूंगा जब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और अगर उसके साथ ऐसा होता है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी साथ साथ खुशी से जी सकें। विंग और वांगजी दोनों अपने पेरेंट्स की तरफ झुकते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ झुकते हैं। अब वो एंसेस्टर हॉल से हस्बैंड्स बनकर निकलते हैं। अब दोनों वापस उस घर के लिए निकल जाते हैं जहां वो दोनों ठहरे हुए थे। जब युनवक मार्केट में पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी भीड़ होती है। विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। विंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं, तो तुम मेरा हाथ पकड़े रहो। अब विंग एक लोटस सीड्स शॉप पर रुकता है और वहां से अपने लिए कुछ लोटस सीड्स खरीदता है। अब जब दोनों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं तो विंग की चाल थोड़ी स्लो हो जाती है। वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ? विंग उससे कहता है, लंजा, शायद हमने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं ठीक हूँ। वांगजी उससे कहता है, विंग, हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, अगर तुम थक गए हो तो यहाँ पर थोड़ा आराम करो। विंग उसके चीक्स पकड़ते हुए कहता है, लंजा, पहले घर चलते हैं, मैं वहाँ आराम कर लूँगा। विंग स्माइल करता है और आगे जाने लगता है। वांगजी सोचने लगता है, तुम हमेशा ऐसे क्यों दिखाते हो विंग, जैसे कि तुम हमेशा ठीक हो, मुझे अपना ख्याल क्यों नहीं रखने देते? अब दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं। वहां वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है। वो लेडी कहती है, यंग मास्टर्स, आपका फिर से यहाँ आना कैसे हुआ? उसका हस्बैंड वांगजी और विंग को पपेट से उन्हें छुटकारा दिलवाने के लिए थैंक्स बोलता है। अब विंग उससे पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पपेट्स की प्रॉब्लम यहाँ कब से शुरू हुई थी, और क्या आपने इस प्रॉब्लम से पहले कुछ अजीब यहाँ देखा था? तो वो ओल्ड मैन कहता है, जहाँ तक मुझे याद है 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और उन पपेट्स के हमला करने से पहले आसमान में काले बादल आ जाते थे और हर तरफ काला धुआं हो जाता था, और एक बांसुरी की धुन भी सुनाई देने लगती थी। हम सोचते थे कि शायद यीलिंग पैट्रियार्क वापस आ चुका है, लेकिन वो धुन वापस हमें कभी सुनाई नहीं दी। विंग सोचने लगता है, मेरी बैड रेपुटेशन अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वो लेडी विंग से पूछती है, क्या हुआ यंग मास्टर? वांगजी समझ जाता है कि विंग क्या सोच रहा है। वांगजी उस लेडी से कहता है, क्या हम कुछ समय और यहाँ रुक सकते हैं? तो वो लेडी कहती है, यंग मास्टर्स, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। वांगजी विंग को रूम में ले जाने लगता है। वांगजी विंग को बेड पर बिठाता है और उससे कहता है, विंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वांगजी का अपसेट चेहरा देखकर विंग उससे कहता है, हंगुंजन, तुम सच में एक बीमार आदमी को डांटना चाहते हो? विंग की क्यूट हरकत देखकर वांगजी का गुस्सा तुरंत उतर जाता है और वो विंग को चीक्स पर किस करता है। विंग सोचने लगता है, लंजा, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे चीक पर किस करके मुझसे छुटकारा पालोगे तो तुम बहुत गलत हो। और वो उसे टाइटली पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। लेकिन वांगजी किस को ज्यादा डीपर या पैशनेट नहीं होने देता, तो विंग को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहता है, लंजा, तुम मुझे प्रॉपरली किस क्यों नहीं करने देते? तुम मुझे एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हो जो कैंडी खाना चाहता है? वांगजी उससे कहता है, विंग, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे लगता है कुछ और भी है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें सब दूंगा, लेकिन प्लीज अभी तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा कहकर वांगजी विंग के दोनों शूज निकालता है और उसके पैरों को बेड पर रखते हुए उसे लेटने के लिए कहता है। विंग लेटते हुए अपनी बाहें खोल लेता है और वांगजी से कहता है, लंजा, कम से कम तुम मुझे हक तो कर सकते हो ना, कुछ समय मेरे पास रुको।
वांगजी उसके पास लेट जाता है। वेइंग अपना सिर उसके शोल्डर पर रख लेता है। लेकिन वेइंग है तो उसकी नौटी हरकतें तो नहीं बंद हो सकती। वेइंग धीरे धीरे अपना हाथ वांगजी के शर्ट के अंदर ले जाता है और उससे कहता है, लंजा, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, वेइंग, तुम ये क्या कर रहे हो? वेइंग उसका हाथ हटाता है और उससे कहता है, लंजा, तुमने कहा था कि मैं कर सकता हूँ। वो उसकी शर्ट हटाकर उसकी चेस्ट पर किस करता है और ऐसे ही किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाता है। वांगजी उससे कहता है, वेइंग, अभी हम नहीं कर सकते। वेइंग उससे कहता है, हम क्या नहीं कर सकते हंगुंजुन? वेइंग अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर ले जाते हुए उसकी नेक पर बाइट ही करता रहता है। अब वांगजी भी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो वेइंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी और वेइंग दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हैं। वांगजी वेइंग की शर्ट खोलने लगता है और धीरे धीरे उसके ट्राउजर बेल्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर सडनली वांगजी को आंट येने की बात याद आती है और वो अचानक से रुक जाता है। वांगजी बेड से उठने वाला होता है लेकिन वेइंग उसे कस के पकड़ लेता है। वांगजी उससे कहता है, वेइंग, ना तो ये सही समय है और ना ही सही जगह है। वेइंग उससे कहता है, क्यों लंजा, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम मुझे चाहते हो, फिर तुम क्यों मुझसे अलग हो जाते हो? वांगजी उससे कहता है, वेइंग, अभी तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तुम प्लीज़ आराम करो और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे कुछ समय दोगे। वांगजी मन में सोचने लगता है, अगर मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और मैंने वेइंग को हर्ट कर दिया तो, और उसे फिर से पैनिक अटैक्स होने लगे तो मुझे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। वेइंग वांगजी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था तो वो उससे कह देता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और उससे मुंह मोड़ लेता है। वांगजी सोचने लगता है, मैंने फिर उसे हर्ट कर दिया, उसे लग रहा होगा कि मैं उसे नहीं चाहता। ऐसा सोचकर वो वहाँ से उठने लगता है। लेकिन वेइंग उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे खींच लेता है। वेइंग उससे कहता है, हंगुंजुन, मैं सिर्फ आज के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। तुम्हें मेरे पास ही लेटना होगा, और अपना सिर फिर उसके कंधे पर रख लेता है। अब दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वेइंग की आंखें खुलती हैं तो वांगजी उसी की तरफ देख रहा होता है। वांगजी काफी टायर्ड लग रहा था और उसके फोरहेड पर स्वेट था। वेइंग की शर्ट खुली हुई थी। वेइंग अपना हाथ वहां ले जाता है जहां उससे चोट लगी हुई थी, लेकिन अब उसकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। वेइंग वांगजी से कहता है, हंगुंजुन, तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की। वांगजी उसे और कुछ कहने का मौका नहीं देता और उसके लिप्स पर किस कर लेता है। वांगजी उससे पूछता है, वेइंग, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वेइंग कहता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है हंगुंजुन, मेरी बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं। लेकिन तुमने अपनी स्पेशल एनर्जी क्यों यूज़ की? वांगजी फिर उसको किस करता है और उससे कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वेइंग नहा कर आता है तो वांगजी टेबल पर ब्रेकफास्ट लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वेइंग पूछता है, अंकल आंटी कहाँ हैं? वांगजी कहता है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। अब वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, कल हम जब वुड्स के पास से गुजर रहे थे तभी मुझे कुछ अजीब फील हुआ था, मुझे लगता है हमें वहीं एक बार चलना चाहिए। वांगजी और वेइंग दोनों उसी जगह पहुंचते हैं तो वेइंग को फिर अजीब लगने लगता है। वेइंग कहता है, हंगुंजुन, यहाँ कुछ तो है और जो भी कुछ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वेइंग आगे की तरफ चलने लगता है और वांगजी से कहता है, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर एक केव हुआ करती थी। वेइंग थोड़ा आगे और जाता है तो वहाँ उन्हें एक केव दिखती है। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, मैंने कहा था ना यहाँ एक केव थी, और वो अंदर जाने लगता है। तो वांगजी उससे कहता है, वेइंग, क्या ये सेफ रहेगा? वेइंग कहता है, लंजा, मुझे पता है तुम हर चीज़ को हैंडल कर लोगे। वांगजी अपनी बीचिन निकालता है और दोनों केव के अंदर जाने लगते हैं। बीचिन ग्लो करने लगती है। बीचिन को ग्लो होता हुआ देख वेइंग वांगजी से कहता है, हंगुंजुन, तुम्हारी कल्टीवेशन तो सच में बहुत इम्प्रूव हो गई है। दोनों जब और भी अंदर की तरफ जाने लगते हैं, वेइंग को और भी हैवीनेस फील होने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वेइंग एक जगह बैठ जाता है तो वांगजी उससे कहता है, वेइंग, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। वेइंग कहता है, लंजा, मैं ये सब के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर था, मुझे बस थोड़ा समय और दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वांगजी सोचने लगता है, वेइंग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वेइंग कहता है, लंजा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करूं तो शायद मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सकता हूं जहां पर ये नेगेटिव एनर्जी है। वांगजी को बस इसी बात का डर था, क्योंकि वेइंग अगर और अपने सेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। बीचन की चमक कम होने लगती है। वेइंग की नज़र बीचन पर पड़ती है तो वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, क्या हुआ?
वांग जी उसकी बात का कोई रिएक्शन नहीं देता तो विंग उससे कहता है, लंजा मैं बस ये कह रहा था कि मैं जो स्पेल करने वाला हूँ वो बहुत आसान है। बीजन की चमक और भी कम होने लगती है। विंग कंटिन्यूसली बीजन की तरफ ही देखता रहता है। अब विंग वांग जी से कहता है, लंजा मुझे अपनी बॉडी से ब्लड निकालना होगा। अब बीजन बिल्कुल ही चमकना बंद कर देती है। विंग जोर से चिल्लाता है और वांग जी के लैप में बैठ जाता है। वांग जी अचानक घबराता है और वो उससे कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, लंजा बीचन ने चमकना बंद क्यों कर दिया है? वांग जी भी बीचन की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विंग कहता है, लंजा तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हें हैवी फील हो रहा है? तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है? विंग के चिल्लाने से वांग जी को लगने लगा था कि शायद विंग को कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब उसने देखा कि विंग बिल्कुल ठीक है तो वांग जी भी कहता है, मैं ठीक हूँ विंग। और बीचन फिर से थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगती है। अब विंग वांग जी की गोद से उठता है और कहता है, लंजा मुझे लगता है कि हम पर कोई नज़र रखे हुए है। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई हैवीनेस फील नहीं हो रही है। बीचन थोड़ा और ग्लो करने लगती है। विंग जैसे ही वांग जी के गोद से उठता है उसे फिर हैवीनेस फील होती है और वो अपनी चेस्ट पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, फिर से वही सब फीलिंग हो रही है। बीचन की चमक फिर कम होने लगती है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें मेरी जगह आकर बैठना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ अच्छा फील हो रहा था। विंग उसके पास जाकर बैठता है। उसे कुछ समय के लिए अच्छा लगता है लेकिन उसे हैवीनेस फील होना बंद नहीं होता। वांग जी पूछता है, विंग क्या तुम्हें अभी भी ठीक फील नहीं हो रहा? अब विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, लंजा मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी के चीक्स को पकड़ लेता है। बीचन की चमक बढ़ने लगती है। विंग बीचन को देखकर स्माइल करता है और वांग जी को लिप्स पर किस करने लगता है। बीचन की चमक और भी बढ़ने लगती है। अब विंग वांग जी के रोब्स को खोलने लगता है। वांग जी उससे कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? लेकिन बीचन और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। विंग उससे कहता है, लंजा तुम कितना भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करो लेकिन तुम्हारी बीचन सब बता रही है। वांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग उससे कहता है, लंजा मैंने जितना सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा तुम्हें मेरे होने का फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी बीचन तुम्हारी कल्टीवेशन से ही पावर लेती है और ग्लो करती है। जब तुमने मुझे पेन में देखा तुमने अपने इमोशंस पर काबू खो दिया जिससे बीचन ग्लो करना बंद करने लगी। लेकिन जब तुम्हारे इमोशंस स्टेबल हुए तो बीचन फिर से ग्लो करने लगी। जब मुझे डर लग रहा था तो तुमने अपनी फीलिंग्स पर काबू खो दिया था जिससे तुम्हारा कनेक्शन भी बीचन से टूट गया। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे तो मुझे बेटर फील होने लगा। लेकिन ऐसा क्यों है? लंजा क्या तुम्हारे पास अपना फोरहेड रिबन है? वांग जी अपने रोब से फोरहेड रिबन निकालता है और विंग को दे देता है। विंग वो फोरहेड रिबन अपने और वांग जी के रिस्ट पर बांध लेता है और बीचन अब ब्राइटली ग्लो करने लगती है। अब विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है, लंजा मुझे वो स्पेल करनी होगी, तभी मैं अपने सेंसेस को काबू में कर पाऊंगा और नेगेटिव एनर्जी का पता लगा पाऊंगा। वांग जी कहता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमज़ोरी होगी। मुझे बस एक ब्लड स्पेल करनी है। वांग जी उससे क्लियरली मना कर देता है। विंग कहता है, लंजा तुम फिर ऐसे कर रहे हो, मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। वांग जी कहता है, तुमने कहा ये एक ब्लड स्पेल है तो तुम्हें उसके लिए अपना ब्लड यूज़ करना होगा, मैं वो तुम्हें नहीं करने दूंगा। लेकिन विंग जब पीछे पड़ जाता है तो वांग जी उससे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरा ब्लड यूज़ करो। विंग कहता है, लंजा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वांग जी कहता है, सिर्फ इसी शर्त पर मैं तुम्हें ये स्पेल करने दूंगा। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, लंजा उसके लिए मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी चेस्ट पर कट करना होगा और ब्लड निकालकर अपनी बॉडी पर 5 सिंबल्स ड्रॉ करने होंगे, तभी मैं रिसेंटफुल एनर्जी का पता लगा पाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। हम इस स्पेल को रहने देते हैं, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन वांग जी कहता है, तुमने कहा था बस यही एक तरीका है। विंग कहता है, लेकिन इस तरीके से नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं करूँगा। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग कुछ कट्स की ही बात है, मैं अपनी कोर का इस्तेमाल करूँगा और जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। लेकिन विंग बार बार यही कहता रहता है, मैं नहीं कर सकता। वांग जी को याद आता है कि उसका दिल कमज़ोर है और मुझे उसे विश्वास दिलाना होगा कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं उसके साथ ही हूँ। ऐसा सोचकर वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे किस करो। विंग को समझ नहीं आता कि अचानक उसने किसकी डिमांड क्यों की। वांग जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
वांग जी वेइंग के फिंगर्स को अपने हाथ में लेता है और किस करने लगता है। वेइंग भी अब एक्साइटमेंट में आ जाता है और वांग जी को उस गुफा के फ्लोर पर पुश करता है। वेइंग वांग जी को नेक बाइट करने लगता है। वेइंग अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। वांग जी सोचने लगता है, मैंने ये रास्ता इसलिए चुना था जिससे मैं वेइंग को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं और उसे पैनिक अटैक की प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन अब वेइंग कंट्रोल से बाहर हो गया है और अगर मैं भी कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैं उसे हर्ट कर दूंगा। वांग जी वेइंग को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वेइंग अब उसकी एक नहीं सुन रहा था। वांग जी अपना कंट्रोल ना खो सके इसलिए वो अपने सारे सेंसेस बंद कर लेता है और उसका कनेक्शन बीचन से फिर टूट जाता है। पूरे केव में अंधेरा हो जाता है। वेइंग की नज़र बीचन पर जाती है और वो सीधे वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें टाइटली बंद थीं, उसकी शर्ट खुली हुई थी और उसकी चेस्ट पर रेड बाइट मार्क थे। वेइंग सोचने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उसने मुझे सिर्फ किस करने के लिए कहा था और मैंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। वेइंग वांग जी के शोल्डर पर अपना सिर रखता है और कहता है, सॉरी लंजा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। मैं ये स्पेल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए वेइंग से कहता है, मैं भी इस स्पेल के लिए तैयार हूँ। बीचिन फिर से ग्लो करने लगती है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा वेइंग और वांग जी अपने इस मिशन को सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं। आई होप आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा और रोमांटिक लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशियन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।